नमस्ते दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे किसान लोगों को गुमराह किया जा रहा है बीज के नाम पे। कैसे बीज उनके लिए भी नुकसान कारक है और जो उसमें से उगता है फल वो भी कैसे खाने के बाद नुकसान होता है उसकी लोगों को समझ नहीं है। और ये बहुत ही गहरा ज्ञान है जो बाहर लोगों को पास नहीं है। और कई सारे किसान को जो पारंपरिक खेती है उसको भी छोड़ के इसकी तरफ जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। पर मुनाफा वो कितने देर तक रहेगा और उससे फिर क्या नुकसान होगा वो हमें नहीं पता है। तो आज इसके एक बहुत ही रिसर्च का टॉपिक है जिसका ज्ञान भैया को है। वो बीज बैंक के कन्वीनर भी है और वो आज हमें समझाएगी कैसे बीज बैंक से हम बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे किसान गुमराह होने से बच सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी। देखिए, बहुत बढ़िया बात तो ये है कि आज सृष्टि की तरफ से बीज महोत्सव का आयोजन था और यहाँ देश के 4-5 राज्यों के देशी बीज उत्पादनकर्ता और देशी बीज संरक्षक आए थे। आज आप देखें तो देश में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और ये कह के किया जा रहा है कि आपका जो बीज है, आपके पुरखों का कृषि ज्ञान है, आपकी जो पुरानी प्रजातियां हैं, आपका पर्यावरण है, ये उतना बेहतर नहीं है। आप जो है वो अब संशोधित बीज लीजिए, आप जनांतरित बीज लीजिए, आप हाइब्रिड लीजिए, उससे ज़्यादा कमाई करिए, ज़्यादा पैसा बनाइए। तो ये जो पैसे बनाने वाली व्यावसायिक सोच है, जो बाजारवादी सोच है, इसने देश का बड़ा नुकसान किया है। किसान जो आधुनिक खेती में लगे हैं वो लगातार कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं और आप देखें तो उनकी आने वाली पीढ़ियां इस मानसिकता में पहुंच गई है कि अब खेती नहीं करना है, तो वो खेती से दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण सीधा सा है कि अब जो नए बीज आ रहे हैं, जो कंपनी आधारित खेती हो रही है, जो जनांतरित बीज है, हाइब्रिड्स हैं, वो केवल बीज नहीं है, वो पूरा पैकेज लेकर अपने साथ आते हैं। उनके साथ हर्बिसाइड, वीडिसाइड आता है, उनके साथ पेस्टिसाइड आता है, उनके साथ रासायनिक उर्वरक आते हैं, उनके साथ ग्रोथ प्रमोटर आ रहा है। तो आप ये देखिए कि ग्रोथ प्रमोटर कौन तैयार करता है, रासायनिक खाद कौन बनाता है, उर्वरक कौन तैयार करता है, हर्बिसाइड, वीडिसाइड कौन तैयार करता है और ये हाइब्रिड कौन तैयार करता है। ये पूरा एक इंडस्ट्री है, पूरी मल्टीनेशनल कंपनियों का एक जाल है और इनकी सीधी नज़र किसान की जेब पर है। और चूंकि भारत का किसान 70% आबादी किसानों की है और सारे बिखरे हुए हैं, वो इतने जागरूक नहीं हैं और वो सीधे उनको सपना दिखाया जाता है। आप देखिए ये सारी कंपनीज का जो बीज बनाती है, रासायनिक कीटनाशक बनाती है, इनका जो बजट है वो अरबों खरबों डॉलर का है। तो ये विज्ञापन पर बहुत खर्च करते हैं और उस विज्ञापन रणनीति के जरिए ये ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि ये जो बीज है, ये जो रासायनिक उर्वरक है, ये बहुत किसानों का लाभ करेंगे, किसानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखिए बीटी कपास का उदाहरण आपके सामने है। बीटी कपास में सबसे पहले मैक 12 आया, मैक 184 आया और मैक 162 आया। ये तीनों बीज पहली बार आए 2003 में, 2002-2003 में आए और तब दावा था कि इसका रेशा बहुत लंबा होगा, इसकी उपज होगी और कीड़ों से ये पौधा अपने आप लड़ेगा। इसमें बोलवर्म नहीं आएगा, इसमें एफिड एसिड्स नहीं आएंगे, इसमें हरे मच्छर नहीं होंगे, इसमें चिपचिपा रोग नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले तो अंकुरण में समस्या हो गई और उसके बाद जब पौधा बड़ा हुआ, जवान हुआ, उस पर गेंडू लगे, छेंटे लगे, तो वो पूरा जवान पौधा सूख गया। तो किसान को ऐसा लगा कि मेरे घर में जवान बेटे की मौत होगी। तो ये किसान के लिए बहुत भारी सदमा था और धीरे धीरे इसकी जो है वास्तविकता सामने आ गई। अब बीटी कपास से किसानों का बहुत हो गया। तो ऐसा सारी फसलों में हो रहा है। जी जी। और इसमें जो यूथ है उसको ऐसा बताया जाता है कि खेती नहीं करो, तो ये खेती में जो उनको लगता है कि जीवन निर्वाह हो खेती, इसलिए बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं। देखिए किसान सुसाइड के पीछे भी एक सोची समझी साजिश है और ये है कि पहले तो युवाओं को आप ये समझाइए कि जो उनका भविष्य है, जो उनका चमचमाता जो फ्यूचर है वो शहरों में, तो एक तरह से शहरीकरण को बढ़ावा देना। आज गाँव की हालत देख लीजिए, गाँव में बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं हैं।
और किसान की युवा पीढ़ी को लगता है कि वो गांव में रुककर क्या करेगा, तो वो शहर में जाकर हमाली करता है, बड़े कारखानों में मजदूर का काम करता है, वो बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में राजमिस्त्री का काम करता है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, वो ऐसे काम ढूंढता है, वो खेती से कट जाता है। जब गांव में खेती करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर बड़े बड़े औद्योगिक घराने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे और जो अनाज पैदा करेंगे, जो कपास पैदा करेंगे, जो दलहन पैदा करेंगे, वो अपने मनमानी दाम पर बेचेंगे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है। जी, जैसे कि भैया ने बताया, यूथ को ऐसे बताया जाता है कि खेती करने लायक धंधा नहीं है, पर आप दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स लोगों को देखेंगे तो बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा फार्म होल्डर है। उसने 90% अमेरिका की फार्मिंग की जमीन खुद के नाम पे की हुई है। और मोनसेंटो कंपनी में शेयर, फिर ट्रैक्टर की कंपनी में शेयर, फिर ऐसे उन लोगों की जो नज़र है वो फार्मिंग सेक्टर पे है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती तो वो उस तरफ क्यों जाते। और इसमें भी अभी ऑर्गेनिक मार्केट है, उसमें भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि फार्मिंग नुकसान का धंधा है, उसके मतलब उसमें भी बेनिफिट है, घर भी चल सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर एक राइट स्ट्रेटजी और कैसे अच्छे से खेती करना है वो सीखने की इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान अपना बीज बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने जल संसाधन बचाएं, अपने नदी, कुएं, बावड़ी, पोखर, तालाब, इनको बचाएं, इनको साफ रखें। और जो जंगल की विविधता है, फसलों की विविधता है, हमारे देशी बीज हैं, इन सबको बचाएं। और देखिए, हमारे पास एक लंबी विरासत है। हम बापू की धरती पर बैठे हैं। बापू ने स्वावलंबन का नारा दिया। बापू ने कहा कि अपनी मिट्टी को बचाइए, अपनी चरागाह बचाइए, आप श्रम करिए, खुद का काम खुद करिए। आज अगर युवा इन सारे बापू के आचारों को, संस्कारों को, विचारों को अपना ले तो मैं समझता हूँ कि देश की दशा बदल सकती है। बापू ने खादी को इसीलिए प्रचारित किया था कि खादी यानी आपके स्वावलंबन का प्रतीक, खादी यानी आपकी खुद मुख्तारी का प्रतीक। और खादी का मतलब ये है कि मैं अपना मालिक खुद हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपना कपड़ा बुनूंगा, अपना कपास पैदा करूंगा, अपने खाने लायक अन्न पैदा करूंगा, अपने पीने जितना पानी को बचाऊंगा और अपने पर्यावरण, अपनी हवा को साफ रखूंगा। तो मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा देश सुदृढ़ होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि देसी बीज जो है ना हमारा, उसमें से कल्टीवेशन होने के बाद उसका रीयूज होता है, वापस उसको और बीज हम उत्पाद करते हैं। सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज है वो एक ही बार यूज होता है। उसका क्रॉप आ गया, उसको यूटिलाइज कर दिया, उसका वापस कोई यूज नहीं है, ताकि वो बार बार उस किसान को उस कंपनी की जरूरत पड़े और उसमें उसी कंपनी के फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। ये कंपलसरी है। जबकि आपके देसी बीज में प्राकृतिक खेती करके हम उसका कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो एक लास्ट में तो हमें बताएंगे भैया कि क्या ऑर्गेनिक खेती करने पे युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए? निश्चित तौर पर भविष्य वही है। युवाओं को ऑर्गेनिक खेती में दिलचस्पी लेनी चाहिए, देशी बीज बचाने चाहिए, देशी बीजों की खोज करनी चाहिए, अपने पुरखों के कृषि ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। वो युवा लोग बुजुर्गों के पास बैठें और उनसे जानें कि हमारी कृषि परंपराएं क्या है, हम कैसे हमारे पुरखे बैलों से खेती करते थे, गौ और गौ आधारित कृषि ज्ञान है उसे संरक्षित कैसे करते थे और आगे कैसे बढ़ाते थे, और जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंदित करने में इस पूरे ज्ञान की इस पूरी श्रृंखला का वो कैसे इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, युवा भटके नहीं और बापू के विचारों का सिरा पकड़ करके गांव और देश को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़े। तो जैसे कि जेनेटिक मॉडिफाइड में ऐसा बोलते हैं कि मोनोपोली वाला मार्केट है, वैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि जो पारंपरिक बीज है वो अभी एक मोनोपोली बनती जा रही है, क्योंकि वो कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो आप उसका संरक्षण करेंगे तो अपने आप आपका एक बिजनेस है वो मोनोपोली वाला बिजनेस होगा, क्योंकि अभी सभी किसान जेनेटिक मॉडिफाइड वाला कर रहे हैं तो पारंपरिक बीज नहीं मिल रहे। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पारंपरिक बीजों के ऊपर काम करें। धन्यवाद।